बेसिक लर्निंग टू एडवांस के प्लेटफॉर्म पर फिर से आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम संस्कृत के बारे में बात किए थे और टेट में आपको पढ़ना क्या है इस पर बात किए थे। अब हम विषयवार लेके आ रहे हैं कि आपको हिंदी में क्या करना है, संस्कृत में क्या करना है, गणित में क्या करना है। तो मुख्यतः 3 विषयों पर हम बात करेंगे अभी, हिंदी, संस्कृत और गणित। तो इसके पहले हम सिलेबस की बात किए थे। आज हम लेके आए हैं जो टेट का पेपर 1 है, उसमें संस्कृत का टोटल सिलेबस कितना है, हमको पढ़ना क्या क्या है, उस पर बात करेंगे। लेकिन शुरुआत हर बार की तरह एक श्लोक से करने वाले हैं। वो श्लोक कौन सा है आइए देखा जाए। श्लोक हम इसलिए इस कारण लेके आते हैं कि जब भी श्लोक रहेगा उसमें कुछ नए नए शब्द सीखेंगे और उन नए नए शब्दों के साथ साथ आपका परिचय होगा। तो आप जब करेंगे तभी कुछ होगा, क्योंकि रामदेव जी भी कहते हैं करने से होता है। आप केवल उनका वीडियो अनुलोम विलोम कपालभाति भस्त्रिका देखते रहिए, कुछ नहीं होगा। जब तक करेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो आप उसको देखते रहिए। अगर आप तैयारी करने वाले हैं, आप किसी भी विषय के हो, कोई विषय की आप तैयारी कर रहे हो, जब तक उसके साथ साथ आप लिखेंगे तो नहीं आएगा। तो जो चीजें आपको अच्छी लगे लिखते रहिए, सुझाव करते रहिए, कमेंट करते रहिए। आइए देखते हैं क्या है। यावत् स्वस्थो ह्ययं देहो, यावत् स्वस्थो ह्ययं देहो, यावन् मृत्युश्च दूरतः, यावन् मृत्युश्च दूरतः, तावदात्महितं कुर्यात्, तावदात्महितं कुर्यात्, प्राणान्ते किम करिष्यति, प्राणान्ते किम करिष्यति। कहने का मतलब क्या है? यावत् स्वस्थो ह्ययं देह, जब तक यह शरीर आपका स्वस्थ है। यावत् मतलब तब, जब तक। स्वस्थ माने स्वस्थ है। ह्ययं मतलब जहां देखिए यहाँ पर एक संधि है, ये यण संधि है। संधियों पर हम बात करेंगे, इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो होगा ही धन अयम, ही धन अयम। जब संधियों की चर्चा होगी तब हम इस पर बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? यावत् स्वस्थो ह्ययं देहो, जब तक यह शरीर स्वस्थ है। और क्या है? यावत् मृत्युश्च दूरतः, और जब तक आपसे मृत्यु बहुत दूर है। मतलब अगर आप की उम्र जो भी हो, आपको लगता है मृत्यु अभी दूर है, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, तब तक क्या करना है? तावत आत्महितम कुर्यात्। देखिए यहाँ भी संधि है, तावत आत्महितम, तब तक आप अपना हित करिए। क्या करिए? तावदात आत्महितम कुर्यात्, तब तक आप अपना हित करिए। क्यों? अंतिम लाइन क्या कहती है? प्राणान्ते किम करिष्यति, प्राणान्ते किम करिष्यति। जब यहाँ प्राण का अंत हो जाएगा तब आप क्या करेंगे? इसका मतलब तैयारी के लिए आपके पास समय कम है, तो अंतिम लाइन याद रहे। अंतिम 2 लाइनें से आपसे मतलब है क्या? तावदात्महितम कुर्यात्, तावत आत्महितम, तब तक अपना हित करिए। चाहे जैसे भी किसी के बहकावे मत आइए, अपना काम करते रहिए, तैयार करते रहिए। प्राणांते किम करिष्यति, जब आप प्राणों का अंत हो जाएगा तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं सिलेबस। इसका सिलेबस क्या है? बात करने वाले हैं यूपी टेट के संस्कृत के सिलेबस की। क्या क्या आपको पढ़ना है, कहाँ शुरुआत करनी है, तो उसमें क्या क्या है देखिए। पहला है यूपी टेट पेपर 1 के संस्कृत खंड का जो पाठ्यक्रम है, उसमें देखिए सबसे पहले क्या है? भाषा की समझ। जो भाषा की समझ कैसी होनी चाहिए उस पर चर्चा होगी। व्याकरणिक कौशल, कौशल क्या होगा? जो आपको व्याकरण की चीजें आनी चाहिए। जैसे भी बता रहे हैं कि कहीं जो श्लोक आ रहे हैं उसमें कहीं संधियां आ जा रही हैं, कहीं खंडों, कहीं कोई वर्ड आ जा रहा है, कहीं स्वर आ जा रहा है, उसका टूट कैसे हो रहा है, तो आप संधि देखेंगे। समास, कारक, सर्वनाम, क्रियाएं, क्रियाएं मतलब उधातु रूप जिसकी हम बात किए थे अभी, उपसर्ग, प्रत्यय, और ये तो आपके व्याकरणिक चीजें हो गई। इसके अलावा क्या क्या है देखिए? भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण का कौन सिद्धांत है? जब आप भाषा की बात करेंगे, आप पढ़ाएंगे, तो कौन कौन शिक्षण देखेंगे, कैसे कैसे करेंगे, उस पर चर्चा होगी। और इसमें आप पठित गद्यांश भी शामिल होता है। मतलब एक आपको छोटा सा गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश से प्रश्नों का उत्तर नीचे पूछा जाएगा, आपको उसको पढ़ के उसका उत्तर देना होगा। यह परीक्षा कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षकों के लिए है,
शिक्षक मतलब जो आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, चाहे शिक्षक हैं, दोनों की बात होती है। और इसका उद्देश्य उम्मीदवार की भाषाई दक्षता, आपके पास संस्कृत की जो भाषा है उसकी दक्षता कितनी, आप कितने दक्ष हैं, कितने तरह से उसको समझा सकते हैं। और शिक्षण कौशल, आपका शिक्षण कौशल क्या है, और शिक्षण कौशल का मूल्यांकन करना है। और क्या है देखिए, यूपी पेपर 1 में संस्कृत सिलेबस के मुख्य बिंदु शाब्दिक योग्यता और यह खंड अपठित गद्यांश को समझने, मतलब जब आपका व्याकरण सही रहेगा तभी आप अपठित गद्यांश समझ पाते हैं। 2 एक प्रश्न ऐसे होते हैं जहां पर हम लाइन बाय लाइन मिला के लिख लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपको संधि समास से परिचय करना होगा, उसी गद्यांश से कुछ न कुछ पूछेगा। हो सकता है तो हम कल इसका एक पेपर लेके आएंगे किसी भी साल का, तो आपको देखेंगे आप कैसे उसमें हल करते हैं, क्या कर पाते हैं। और क्या देखिए, उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देने की क्षमता का परीक्षण करना है। बताए हैं कि आपको एक गद्यांश मिलेगा संस्कृत का, उससे कुछ प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों को देखकर हो सकता है कि उसमें कोई कहानी छोटी मोटी दी गई हो, उससे कुछ प्रश्न किए गए हों और उसी में कहीं कहीं किसी पार्ट को उठा ले, उसमें से संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, रूप ये पूछ सकता है उसी अपठित से। और देखिए इसमें क्या क्या है, व्याकरण। देखिए व्याकरण में क्या क्या है, इसमें विभिन्न व्याकरणिक पहलू भी शामिल हैं। जैसे अभी बात किए हैं, संधि हो सकती है, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, विसर्ग संधियां, संधि विच्छेद और उनकी पहचान, मतलब स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधियां और उनका संधि विच्छेद, मतलब या तो संधियां देगा, ये तीनों संधियां आपको पढ़नी है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये आपको हिंदी में भी पढ़ना है, उनका विच्छेद करना है, उनकी पहचान। संधियों पर 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। संधि देगा, जैसे लिख दिया, अभी इस श्लोक में हम बात किए थे ही धन अयम, यही देखकर पूछ देगा इसमें से कौन सी संधि है, मतलब क्या करना है, संधि की पहचान कर सकते हैं, या इसका संधि कर दीजिए, या कोई संधि पूछ सकता है, बहुत सामान्य पूछता है। तो ये हो गया शब्द रूप। कल बताए थे रूप 2 प्रकार के होते हैं, शब्द रूप और धातु रूप। शब्द रूप में बहुत छोटा सिलेबस आपका है, जो कक्षा 5वीं के कक्षा तक होता है उसी में से होता है, आगे से कुछ नहीं आना है। और सर्वनाम, संज्ञा के प्रकार, क्रियाएं और क्रियाओं का ज्ञान और उसका प्रयोग, मतलब क्रिया से मतलब धातु रूपों से, वो कहाँ प्रयोग करेंगे, किस लकार में प्रयोग करेंगे, लकार पर एक वीडियो पड़ा हुआ है। तो उन लकारों का प्रयोग, उन क्रियाओं का प्रयोग कब करेंगे, लट लकार का प्रयोग करेंगे, लिट लकार का प्रयोग करेंगे, लोट लकार का प्रयोग करेंगे, और 2 अंगों वाले लंग लकार और विधिलिंग का प्रयोग कब करेंगे, इनकी बात होगी। और क्या देखिए, अन्य व्याकरणिक पद, इसके अलावा कुछ और व्याकरण के पद हैं, जैसे क्या क्या, अव्यय। अव्यय का मतलब होता है जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अ हटा देंगे तो बचेगा व्यय। व्यय का मतलब जो खर्च हो, और आगे अ लग गया मतलब अव्यय, जो खर्च नहीं होता है। मतलब अव्यय पर हम बात करेंगे, जैसे सर्वत्र एक शब्द है, ये आगे आपको सब चीजों पर चर्चा की जाएगी और बड़े सामान्य रूप से, बड़े ही सरल तरीके से इस पर चर्चा किया जाएगा। एक शब्द है सर्वत्र, देखिए ये अव्यय है, मतलब उस पर बात होगी। कारक, जो संस्कृत में कारक हैं आपके कुल 6 कारकों की बात होती है, हिंदी में तो 8 होते हैं लेकिन संस्कृत में 6 कारक हैं, उन कारक की बात होगी। और कारक का प्रयोग क्या आता है, आपको टीजीटी पीजीटी स्तर का नहीं होगा, सामान्य कारक होता है जो 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, अधिकतम हाई स्कूल तक पढ़ाया जाता है, वो कारक आता है, आपके बेसिक में मिल जाता है। उसका प्रयोग कहाँ कहाँ है, प्रत्यय की बात होगी, कुछ आपको प्रत्यय निर्धारित है, सभी प्रत्यय नहीं पढ़ना है, कुछ निर्धारित प्रत्यय हैं जिनको जिनकी चर्चा करनी है। उपसर्ग की बात होगी। और जानिए, अभी हम बताए थे सब कुछ के पीछे संस्कृत के रूप होते हैं, उनमें भी देखिए जब आप अनुवाद थोड़ा सा पढ़ेंगे तो उस अनुवाद का वाच्य परिवर्तन करना होगा। वाच्य परिवर्तन मतलब पैसिव वॉइस, जिसको हम इंग्लिश में करते हैं। लिंग, वचन, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्दों के अर्थ, उनके विपरीतार्थक शब्द, मतलब एक शब्द देगा उसका विपरीत क्या होगा, जो विपरीत विलोम अर्थ देगा। और क्या देखेंगे हम, संज्ञाएं देखेंगे, और संख्याओं का संस्कृत में ज्ञान, मतलब कोई मिलाकर संस्कृत की गिनती भी रहेगी।
और संस्कृत गिनती जानते हैं कि जो संस्कृत की गिनतियां होती हैं वो उल्टे चलती हैं, कहा जाता है वामतोगता। मतलब संस्कृत की गिनतियां क्या होती हैं, अंका नाम वामतो गति। जो अंकों की गति होती है संस्कृत में वो वामतो मतलब बाएं से होती है, उसकी चर्चा बाद में होगी। कहने का मतलब हम एक को क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग क्या कहेंगे, पुल्लिंग क्या कहेंगे, 56 कैसे लिखा जाएगा, 96 कैसे लिखा जाएगा, 50 कैसे लिखा जाएगा, इनकी संस्कृत पूछी जाएगी। और 1 से 100 तक की संस्कृत गिनतियां हैं, बड़ी सरल हैं, उस पर चर्चा होगी। और क्या होगा देखिए, भाषा अध्ययन के सिद्धांत, कुछ सिद्धांत हैं जो शिक्षाविद हैं, इसको पेडागॉजी बोलते हैं, उनके कुछ सिद्धांत हैं, इस पर चर्चा होगी। ये आपका कोर्स है जो आपको पढ़ना है। और लास्ट में क्या देखिए, इसमें कुछ और शामिल है, सुनने और बोलने की भूमिका। भाषा शिक्षण में इन कौशलों का जो महत्व होता है, सुनना और बोलना, जिसको संस्कृत के पहले हम लोग हिंदी में बोलते हैं शुभोपली, उसमें सुनना और बोलना कितना महत्वपूर्ण होता है संस्कृत में बताएं। संस्कृत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सुनना होता है। सुनेंगे तब आप बोलते हैं, सुनकर बोलिए। आधी संस्कृत अपने आप समझ में आने लगती है। जब तक आप बोलेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो संस्कृत के बातों को, संस्कृत के शब्दों को, संस्कृत के अक्षरों को, संस्कृत के वर्णों को नहीं समझ पाएंगे। कक्षा में चुनौतियां क्या है, आप कक्षा कक्ष में जाते हैं तो ज्यादातर चीजें जब पढ़ाने जाते हैं तो वहां समस्या आती है क्या, शिक्षण प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयां। हम रट के जाते हैं या कुछ और सोच के जाते हैं, सिद्धांत कुछ और होता है, व्यवहारिक कुछ और होता है। तो कक्षा कक्ष में जो चुनौतियां आती हैं उनको आप कैसे उससे निपटेंगे। और भाषा कौशल का अधिग्रहण, सीखना और सिखाने की प्रक्रिया, उपचारात्मक शिक्षण। भाषाई उपचारात्मक जानते हैं कि जो बच्चों की समस्या होती है उसका उपचार कैसे करेंगे, उसकी बात होगी। भाषाई समझ में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के तरीके। मान लीजिए आप किसी को संस्कृत सिखाना चाहते हैं, वो बच्चा कहीं और का है, उसके भाषाई अंतर हैं, वो किसी और क्षेत्र का है, लेकिन आपको संस्कृत सिखाना है, तो उसके लिए क्या क्या तरीके हैं उस पर चर्चा होगी। अन्य महत्वपूर्ण पहलू जैसे कवियों और लेखकों की कुछ रचनाएं, कुछ चुनिंदा लेखक और कवि हैं, उनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। साहित्यिक ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। साहित्यिक ज्ञान मतलब वो क्या क्या लिखे हैं, उनका लेख कैसा है, उन कौन कौन से गद्य नाटक लिखे हैं। शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्द, मतलब शरीर के अंग, जैसे हाथ की संस्कृत क्या होगी, पैर की संस्कृत क्या होगी, नाक की संस्कृत क्या होगी। कुछ अंग ऐसे हैं, उन शरीर के अंगों का नाम संस्कृत में सीखना होगा। शरीर के अंगों से संबंधित संस्कृत शब्द। और यह पाठ्यक्रम प्राथमिक स्तर के शिक्षकों ज्ञान और शिक्षण कौशल को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। कहने का मतलब जो शिक्षक हैं या शिक्षक बनने जा रहे हैं उनके लिए ये कोर्स जो है वो लाया गया है। और क्या है, जो मुख्य रूप से देखिए एनसीईआरटी स्तर के कक्षा 1 से 5 के पाठ्यक्रम पर आधारित है। अब जो एनसीईआरटी की किताबें आई हैं तो ज्यादातर सबसे पहले हमको यह ध्यान देना होगा जो 1 से 5 तक की हमारी किताबें हैं उनको देखना होगा, उनमें क्या क्या है, उनकी पूरी तैयारी रहे। इसके अलावा जो आपने देखा इस कोर्स को, इसको पढ़ा जाएगा। तो एक बार पुनः देखते हुए हम लोग विराम की तरफ चलेंगे। क्या क्या देखें, यह लाइन आपको याद ही है क्या, जब तक यह शरीर स्वस्थ है और जब तक मृत्यु हमसे दूर है तब तक अपने हित के लिए कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्राणांते किम कर सकते। जब प्राणों का अंत हो जाएगा तो कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर कोई डेट निर्धारित हो गई है तो उस निर्धारित डेट के पहले हम ये तैयारी कर लें। और तैयारी के लिए बताया गया है, इसमें क्या क्या है देखिए। पेपर 1 के लिए पूरी समझ कहाँ से क्या क्या होगा। अब एक एक टॉपिक वाइज हम आएंगे, जो जो चीजें हैं। अब इसकी शुरुआत आगे हम करेंगे कि कौन सा पाठ्यक्रम है और उस पाठ्यक्रम को कैसे कैसे लेके चलना है, कैसे कैसे सीखना है, हम बात करेंगे अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम एक पेपर लेके आएंगे, जो पुराना पेपर होगा प्रीवियस ईयर, जिसको PYQ बोलते हैं, वो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी वर्ष का। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या आता है, हम कितना कर लेते हैं। तब तक सिलेबस देखते रहिए।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी एक पेपर के साथ। तब तक सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद।